जय हिंद दोस्तों, मैं संटू कुमार आप सभी को न्यूमरिक क्लासेज पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारतीय भवन का मैथ, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं प्रश्नावली 1A। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 1B। इसमें हम पहले आपको कुछ बेसिक बातें बताएंगे, उसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चलिए इसको स्टार्ट किया जाए। और स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें। इसमें हमारा पहला है जो बेसिक जानना है, उसमें पहला है हमारा अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो एक और अपने आप से विभाज्य हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, किसी धन पूर्णांक p को अभाज्य संख्या कहते हैं यदि वह केवल एक और p से विभाज्य हो। जैसे हम लिखते हैं, जैसे में कुछ अभाज्य संख्या हम लिखते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13। यह सब क्या है? अभाज्य संख्या है। यह वैसी संख्या है जो एक और अपने आप से कटेगी। संख्या एक और अपने आप से कटेगी। यह एक से कट सकती है और अपने आप से। हम उम्मीद करते हैं कि आप अभाज्य संख्या अवश्य समझे होंगे। और चलिए इसमें और कुछ जान लीजिए। अभाज्य संख्या अनंत होती है। तो इसकी संख्या लिख लीजिए कि आप अनंत होती है। और यह भी लिख सकते हैं कि इन संख्याओं का वितरण किसी नियम के आधार पर नहीं होता है। लिख लीजिए पहले, इन संख्याओं का वितरण, इन संख्याओं का वितरण किसी नियम के अनुसार नहीं होता है। साथ ही इनकी संख्या अनंत है। इन संख्याओं के वितरण का कोई नियम नहीं है। नियम जैसे वितरण का नियम कहने का मतलब है कि जैसे हम लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10। तो इसमें हम देख रहे हैं कि दो दो का हम बढ़ा रहे हैं। इसमें दो बढ़ाए हैं, इसमें दो बढ़ाए हैं, इसमें दो बढ़ाए हैं, इसमें दो बढ़ाए हैं। और हम अभाज्य संख्या लिखते हैं। अभाज्य संख्या तो हमारा शुरू के कुछ अभाज्य संख्याओं को देखेंगे, जैसे 2, 2, 3, 5, 7। इसके आगे हम लिखेंगे 9, 13, 17, 19। तो इनका कोई नियम नहीं बैठेगा। जैसे यहाँ पर हम एक बढ़ाए हैं तो यहाँ पर क्या बढ़ा दिए? 2। और यहाँ पर फिर 2 बढ़ गया, यहाँ पर फिर कितना बढ़ गया? 4 बढ़ गया। तो इसका नियम कोई नहीं है कि इतना इतना अंतर बढ़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप अभाज्य संख्या अवश्य समझ गए होंगे। तो चलिए अब पढ़िए, जानिए आप अगला यौगिक संख्या। यौगिक संख्या किसे कहते हैं? तो लिख लीजिए यौगिक संख्या। यौगिक संख्या क्या होती है यह जानिए। तो लिख लीजिए कि वैसी संख्या जो अभाज्य नहीं है उसे
यौगिक संख्या कहते हैं, यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं 6, 8, यहाँ पर 9, 16। यौगिक संख्या ये सब है। यौगिक संख्या क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से अधिक होगा। अब चलिए आप समझिए सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होती है? सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या तो इसको हम कहेंगे कि वैसा दो पूर्णांक या वैसी दो संख्याएं जिनका मसा 1 हो तो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसको लिख लीजिए कि दो पूर्णांकों ए और बी को एक दूसरे के लिए सहअभाज्य कहते हैं यदि मसा ए बी बराबर क्या 1, इनका मसा 1 हो। जैसे हम लिखेंगे इसमें, जैसे लिख सकते हैं हम 4, 5, यहाँ पर 8, 9, 16, 9। ये सब क्या है? ये सब संख्याएं वैसी संख्याएं जिनका मसा 1 आएगा। तो इन संख्याओं को हम क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या कहेंगे। अब चलिए हम बताने जा रहे हैं अंकगणित का मूलभूत प्रमेय, जिस पर हमारा चैप्टर है। और इसमें अभाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या, यौगिक संख्या का भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो चलिए अब जानिए कि अंकगणित का मूलभूत प्रमेय क्या है। अंकगणित का मूलभूत प्रमेय। अंकगणित का मूलभूत प्रमेय क्या कहता है कि प्रत्येक यौगिक संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में एक और केवल एक रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उनके गुणनखंडों के क्रम को छोड़कर। तो चलिए पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम समझाने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक यौगिक संख्या प्रत्येक यौगिक संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में एक और केवल एक ही रूप में व्यक्त किया जा सकता है।
जैसे हम लिखें, जैसे हम लिख दें, क्या लिख दें, जैसे हम लिखे 2 गुने 7 गुने 3 गुने 3 गुने 5। यह हमारा एक अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। इसको केवल इसी रूप में लिख सकते हैं। उनके कह रहा है कि यहाँ पर थोड़ा छूट गया है, थोड़ा सा, कि उनके गुणनखंडों के क्रम को छोड़कर, तो उनके गुणनखंडों के क्रम को छोड़कर, जैसे हम यहाँ पर 2 गुने 7 गुने 3 गुने 5 लिखे हैं, तो इसको ऐसे अगर लिखें 5 गुने 3 गुने 7 गुने 2, तो इनका गुणनखंड का क्रम हम क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। तो उनके गुणनखंड का क्रम अगर बदलेंगे तो यह कितना भी तरीका में लिखा जा सकता है, लेकिन उनके गुणनखंडों का इसमें कह रहा है कि क्रम नहीं बदलना है, तो इसको इसी रूप में केवल लिख सकते हैं। इसका अगर गुना करेंगे तो इतना ही मान आएगा जितना इसको गुना करेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि इसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़कर, तो यहाँ पर गुणनखंड का क्रम अगर हम छोड़ेंगे तो केवल इसको इसी रूप में लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल से समझिए, जैसे हम लिखें 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 7। अब इसके गुणनखंड का क्रम फिर हम बदल दें, जैसे यहाँ से हम लिख दें 5 गुने 7 गुने 3 गुने 2। तो इसको अनंत तरीक़ों से लिखा जा सकता है, लेकिन गुणनखंड का क्रम इसमें नहीं बदलना है, तो इसको एक ही रूप में लिख सकते हैं, एक और केवल एक ही रूप में लिख सकते हैं। जैसे हम कहें 1, तो इसको लिख सकते हैं 1 गुने 1। इसके कितना भी तरीक़ा से इसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 1 गुने 1 गुने 1 लिखें, यह भी एक तरीका हो गया, 1 गुने 1 गुने 1। तो इसलिए 1 को अभाज्य संख्या के रूप में नहीं लिया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप अंकगणित का मूलभूत प्रमेय समझ गए होंगे। अब चलिए इसके बारे में हम बताएंगे, लसा मसा के बारे में बताएंगे आपको कि लसा मसा क्या होता है। अब आप लोग जानेंगे महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक के बारे में। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं महत्तम समवर्तक, महत्तम समवर्तक, महत्तम समवर्तक। तो महत्तम समवर्तक किसे कहते हैं, तो हम लिखेंगे, इसको कहेंगे हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो प्रत्येक को पूरा पूरा विभाजित कर सके। मतलब कि जो संख्या दी हुई है उसको पूरा पूरा विभाजित कर सके। इसको लिख लीजिए। और उसके बाद हम बताएंगे घात के बारे में कि इसको कैसे गुणनखंड अगर करके हम निकालते हैं तो उसका मसा कैसे निकालेंगे। तो इसका परिभाषा पहले लिख लीजिए। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दिए गए संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो महत्तम समवर्तक किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी,
होती है जो दिए गए संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। मतलब कि जो संख्या हमारे पास दी हुई होगी उसको यह पूरी विभाजित कर दे। तो चलिए अब हम इसके घात के बारे में बताते हैं। अगर इसका अभाज्य गुणनखंड किसी संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसको घात में कैसे देखेंगे। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं कितना 36 और ले लेते हैं ना 50। तो इसका मौसक और अभाज्य गुणनखंड अगर कर दें हम, तो चलिए इसको अभाज्य गुणनखंड पहले कर दिया जाए। कैसे किया जाता है, इसको भाग विधि से हम करेंगे। यहाँ पर पहले 2 से कटाएंगे इसको, यहाँ पर कितना आएगा 18, फिर 2 से 9, यहाँ पर फिर 3 से। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। और 50 का अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे भाग विधि से। 50 यहाँ पर होगा 25, यहाँ पर होगा कितना 5 से 25। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2 गुने 5 गुने 5। अब यहाँ पर हम घात में इसको लिख लेते हैं। घात में 36 का जो अभाज्य गुणनखंड हम किए हैं उसका घात में लिख लेते हैं। 2 कितना बार है 2 बार, तो इसका 2 पावर हो जाएगा। और 3 कितना बार है 2 बार, तो इसका भी पावर हो जाएगा। यहाँ पर 2 1 बार और 5 कितना बार है 2 बार। अब इसमें क्या करना है कि इस दोनों में जो उभयनिष्ठ होगा, मतलब कि दोनों में होगा, उसी में अब सबसे छोटा पावर इसका देखेंगे। सबसे छोटा पावर देखेंगे, जिसका छोटा पावर होगा वही हमारा मौसा होगा। तो ये दोनों में किसका कौन मिल रहा है 2 मिल रहा है, तो 2 मिल रहा है, तो 2 का घात सबसे छोटा कितना है 1 है। तो हम उसको कहेंगे कि वही हमारा मौसा है। तो 36 और 50 का मौसा यहाँ पर हम लिख सकते हैं। मौसा 36 और 50 का 2 का घात कितना है यहाँ पर 1 है, तो 1, तो बराबर कितना आया 2 आया। अब चलिए हम पहले लघुत्तम समवर्तक का परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि इसका घात कौन कौन सा लेंगे तो उसका लघुत्तम समवर्तक होगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए लघुत्तम समवर्तक, यहाँ पर लिखिए लघुत्तम समवर्तक। तो लघुत्तम समवर्तक किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा आप लोग लिखेंगे 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो उनमें प्रत्येक के द्वारा पूरा विभाजित हो जाए, जो उनमें प्रत्येक के द्वारा पूरा विभाजित हो जाए। तो चलिए हम यहाँ पर लिख भी देते हैं और मैं एक बार बोल भी दिया। लिखिए 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम, यहाँ पर लिख लीजिए लसा, इसको लसा कहते हैं। लघुत्तम समवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दिए गए संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। इसका परिभाषा आप लोग लिख लिए। चलिए हम समझा रहे हैं, आपकी घात में दिया हो तो इसका कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं, कितना ले लिया जाए
यहाँ पर 36 और 50 ही ले लिया जाए, 36 और 50। इसका अभाज्य गुणनखंड क्योंकि हम कर दिए हैं तो इसका अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो कितना है 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2। यहाँ पर हम किए हैं तो कौन सा आया है 2 गुने 5 की पावर 2, 2 गुने 2 की पावर 5 की पावर 2। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन उभयनिष्ठ है। तो सबसे पहले उभयनिष्ठ पर आपको ध्यान देना है। तो इसमें उभयनिष्ठ का मतलब कि दोनों में मिले, तो दोनों में कौन मिल रहा है 2 मिल रहा है। अब लघुत्तम समवर्तक में सबसे बड़ा घात देखा जाता है, तो सबसे बड़ा घात कौन सा है 2 है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा घात को यहाँ पर साइड में कर लेंगे, निकाल लेंगे। सबसे बड़ा वाला घात को जो उभयनिष्ठ होगा उसको निकाल लेंगे। उसके बाद इसमें जो अब नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है 3 का पावर कितना है 2 है, तो उसको भी हम लिख लेंगे। और 5 का पावर कितना है 2 है, उसको भी लिख लेंगे। अब इसका गुणा करेंगे और जो गुणनफल आएगा वही हमारा लघुत्तम समवर्तक हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इसको लघुत्तम समवर्तक 3650 बराबर लिख सकते हैं। जैसे हम गुणा करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 के पावर 2 है तो 4 हो जाएगा, 3 के पावर 2 है तो कितना हो जाएगा 9, और 5 के पावर 2 है तो कितना हो जाएगा 25। इसमें अगर हम गुणा करेंगे तो कितना होगा हमारा 25 चौक का 100 और 100 में 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 900। तो हमारा लघुत्तम समवर्तक कितना आ गया 900 आ गया। अब आप आगे समझेंगे कि जब दो संख्याएं दी गई हो और उनका मस और लस हमें मालूम हो तो दूसरी संख्या कैसे ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसका व्यापक रूप लिख लीजिए। इसका व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप। तो इसको हम व्यापक रूप में कैसे लिखते हैं कि मस ए बी गुने लस ए बी बराबर ए गुने बी। अब यहीं से हम निकाल सकते हैं कि मस अगर हमें मालूम करना हो तो कैसे निकालेंगे। अगर लस दे दिया हो तो मस हम लिखेंगे मस ए बी बराबर ए गुने बी, और बाटा में हम लिखेंगे लस को लेकर चले जाएंगे तो लस क्या हो जाएगा लस ए बी। यहाँ पर अगर हमें लस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, और मस दे दिया हो तो लिखेंगे लस ए बी बराबर ए गुने बी। यहाँ पर ए क्या है और बी क्या है, संख्या है। अब यहाँ पर लिखेंगे मस लिखेंगे, यहाँ पर थोड़ा ऊपर कर दिया जाए, मस ए बी। यहाँ तक आप अवश्य समझ गए होंगे। और इसके बाद हम लोग मिलेंगे प्रश्नावली ए बी में, और इसको आपको ध्यान में रखना है कि मस ए बी गुने लस ए बी बराबर क्या होता है, और मस ए बी बराबर क्या होता है, मस और लस ए बी बराबर क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।